नमस्कार, जय हिंद। मैं शशांक आपके लेकर आया हूँ 13 मई के करंट अफेयर्स, जहाँ पे कि मैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और डाउन टू अर्थ को डेली बेस पे कवर करता हूँ। सो ये 13 मई के करंट अफेयर्स हैं। लेट्स स्टार्ट। आई होप कि प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं वो आप सब लोग देख रहे होंगे, ठीक है। एंड कीप ऑन रिवाइजिंग, मेक अ हैबिट ऑफ रिविजन। आप लोग जब तक पिछला रिवाइज नहीं करेंगे उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। सो आज देखते हैं, आज के जो आर्टिकल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक निकल के आता है GS2 विच इज योर इंडियन पॉलिटी। इसमें है लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्सेस गवर्नर। सो LG वर्सेस गवर्नर की न्यूज आ रही है। अब न्यूज में कहानी क्या है वो हमें नहीं ध्यान देना, कहानी का जो कंटेंट है वो हम देखते हैं। सो कंटेंट क्या है कि द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज गिवन द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। मतलब कि जो NCT है न्यू दिल्ली का, उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने फुल अथॉरिटी दे दी है। ओके, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ऑफ दिल्ली हैज अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एक्सेप्ट फॉर पब्लिक, पुलिस एंड लैंड। सो इन तीनों को छोड़ के, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, इन तीनों के अलावा बाकी सारे जगह पे लॉज दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली शैल बी बाउंड बाय व्हाट? बाय द डिसीजन ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट, बाय द दिल्ली गवर्नमेंट ओवर सर्विसेज अपार्ट फ्रॉम पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। मतलब कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली रिकमेंडेशन भेजती है लेफ्टिनेंट गवर्नर को और वो अगर टॉपिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से लिंक है, सो वो इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर वही टॉपिक अगर आपका पब्लिक ऑर्डर हो गया, पुलिस हो गया, लैंड हो गया, सो इस पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको पहले देखना होगा, ठीक है, कि क्या ये लॉज एज पर दी एडमिनिस्ट्रेशन है या नहीं है। ओके, सो द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। नाउ ये तो आपका न्यूज हो गया, ठीक है। अब इससे लिंक एक आर्टिकल है विच इज आर्टिकल 239 AA एंड आर्टिकल 239 AB। ये दो आर्टिकल है, देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहला कि 239A देखते हैं, द 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 क्या हुआ था इसमें? हैज एडेड 2 आर्टिकल्स 239AA एंड 239AB। मतलब कि जो 69th अमेंडमेंट हुआ था इसमें आपके 2 आर्टिकल्स आए थे, 239AA, 239AA एंड 239AB, ठीक है। नाउ जो कि यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, एज पर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन the Union Territory of Delhi has been given the special status, and that is Article 239AA and 239AB as per the 69th Amendment Act of 1992. Okay, next हम देखते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 239AA provides क्या? That the Union Territory of Delhi shall now be called the National Capital Territory of Delhi। जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है इसको हम बोलते हैं NCT ऑफ दिल्ली। हम बोलते हैं ना कि NCT
सो एनसीटी क्या होता है? दिस इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। और ये नाम कहां से आया? ये आया 239AA से। बाय दिस द यूटी विल बी कॉल्ड एज एनसीटी, दैट इज द यूनियन टेरिटरी will be called as national capital territory, national capital territory। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और इसी आर्टिकल के तहत द एडमिनिस्ट्रेटर, जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसको कहा जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये सब चीजें लिखी गई हैं इस आर्टिकल में। ओके, इट ऑल्सो क्रिएट्स अ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर दिल्ली which can make laws on subjects under state list and concurrent list। लिस्ट होती है तीन तरह की। फर्स्ट इज योर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ओके, सो इस आर्टिकल के तहत द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ न्यू दिल्ली हैज द अथॉरिटी टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट एंड ऑन concurrent list except for public order, land and police। इन तीनों को छोड़ के, ठीक है, एज पर आर्टिकल 239AA the Delhi government, which is the Delhi Legislative Assembly, can make laws on the subject which is given in the state list and concurrent list। okay, नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 239AB। अब इसकी बात हो रही है। provides that the honorable president may by the order suspend the operation of any provision of article under 239AA। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम लोग प्रेसिडेंट्स रूल। मतलब कि अगर कोई भी ऑर्डर हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को अगर वो ठीक नहीं लगा, ठीक है, सो दैट ऑर्डर कैन बी सस्पेंडेड and by any provision of the article under 239AA। all or any of the provisions of any law made in pursuance of that article। this provision resembles article 356 which is your president's rule। so article 239AB resembles मतलब कि दिखता है कैसा? प्रेसिडेंट्स रूल के जैसा, आर्टिकल 356। ओके, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ऑनरेबल प्रेसिडेंट को कोई भी अगर ऑर्डर, अगर वो चीज अच्छा नहीं लगा जो कि स्टेट के हित में होना चाहिए, अगर वो नहीं लगा, सो द ऑनरेबल प्रेसिडेंट कैन ऑर्डर द सस्पेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्डर। उससे क्या होगा कि उससे वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल भी लग सकता है। ओके, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है 69th अमेंडमेंट के तहत जो कि इट लुक्स लाइक अ प्रेसिडेंट्स रूल, सो दैट इज आर्टिकल 239AB। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो प्रोविजन है ये वाला 69th अमेंडमेंट 1992 का, इसके तहत इट प्रोवाइड्स फॉर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है स्टेट में दिल्ली के, वो नहीं होने चाहिए नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब कि 69th अमेंडमेंट के तहत अगर दिल्ली की बात की जाए, सो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली शैल नॉट हैव मोर देन 10% ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द असेंबली। ओके, सो ये एक न्यूज़ है, आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलजी वर्सेस गवर्नर का। नेक्स्ट, ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का, ध्यान रखना इसको। आपसे एग्जाम में पक्का इस बार आएगा।
इस साल के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं ना, उसमें इससे कंसेप्ट पक्का आने वाला है, क्वेश्चन एक ना एक, देखना आप। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज भोपाल स्टेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, भोपाल एंड एसडीजी। न्यूज देखते हैं, न्यूज क्या आ रही है। न्यूज आ रही है भोपाल जो है वो पहला सिटी बन गया है इंडिया का टू अडॉप्ट द लोकलाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस मैंडेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी। पहला ऐसा स्टेट। अब जब इंडिया की बात हो रही है, पहले सिटी की बात हो रही है, सो अल्टीमेटली भोपाल इंपॉर्टेंट हो गया और ये न्यूज में इंपॉर्टेंट हो गई है। सो एग्जाम में इट कैन बी आस्क्ड कि भारत का ऐसा कौन सा पहला स्टेट है जहां पे, सॉरी, ऐसा कौन सा पहला सिटी है जहां पे कि एसडीजी को इंप्लाई किया गया है। सो वो क्या है? दैट इज योर भोपाल। द सिटी विल नाउ हैव वॉलेंट्री लोकल रिव्यूज, VLR। मतलब कि आप और हम अगर भोपाल में रहते, सो ऑन वॉलेंट्री बेसिस हम लोग उस चीज को रिव्यू कर सकते हैं कि वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसी है, जो एसडीजी के गोल्स हैं वो कितने अचीव हो रहे हैं, कितने नहीं हो सकते हैं, सो फार एंड सो फोर्थ। ओके, टू डेमोन्स्ट्रेट द लोकल गवर्नमेंट्स कैपेसिटी, कहा था ना मैंने, जो लोकल गवर्नमेंट है, जो वहाँ की जो वर्क कर रही है लोकल गवर्नमेंट, जैसे कि जो म्युनिसिपैलिटीज हो गई, ठीक है, वो अच्छे से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, उनके जो रिव्यूज हैं वो वॉलंटरी बेसिस पे वहां के जो इंडिविजुअल हैं वो दे सकते हैं। ओके, और इस तरीके से जो कमिटमेंट है किसका, 2030 एजेंडा का, दैट वी विल बी अचीविंग आवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, दिस कैन बी अचीव्ड। सो इसकी जर्नी में भोपाल सिटी पहला सिटी है इंडिया का। नेक्स्ट देखते हैं, थर्स्टी एआई, प्यासा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एआई प्यासा क्यों है देखते हैं। सो एआई प्यासा है क्योंकि एआई को रन करने के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं, इसमें बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं, इसमें मशीन्स होती हैं बहुत सारी, ठीक है, इसके सर्वर्स भी होते हैं बहुत सारे। सो आपको नहीं लगता कि जब ये सब चीज़ें हैं तो दिस प्रोसेस इज अ heat generative process in itself, so this will produce heat, ठीक है, जितने भी मशीन्स हैं, सर्वर्स हैं, उनमें ये हीट जनरेट करेगा। सो वाटर इज यूज्ड, जो पानी है, वाटर इज यूज्ड इन मेंटेनिंग AI टूल्स, प्राइमरीली यूज्ड फॉर कूलिंग डेटा सेंटर्स। मतलब कि जो भी डेटा सेंटर्स हैं बड़े बड़े, ओके, वहां पे जो कि AI का सेटअप है, उन AI के सेटअप को कूल करने के लिए, AI टूल्स को कूल रखने के लिए ये वाटर रिक्वायर्ड है, विच इज कॉल्ड एज, टू प्रिवेंट इक्विपमेंट फेलियर। ऑल्सो द वाटर यूज इन दिस प्रोसेस मस्ट बी प्योर फ्रेश वाटर। ऐसा नहीं कि नदी में गए जाके पानी लिया डाल दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, इट शुड बी प्योर फ्रेश वाटर। ओके, टू प्रिवेंट कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जाहिर सी बात है, कोई चीज अगर वर्क कर रही है, ठीक है, सो वहां पे हीट होगी ही होगी। ओके, अगर कोई भी चीज वर्क कर रही है वहां पे हीट पक्का होगा। चाहे ह्यूमंस की बात कर लें आप, हम दौड़ते हैं, भागते हैं, वी जनरेट हीट, वी बर्न कैलोरीज। अगर मशीन्स की बात करूं तो वहां भी मशीन्स परफॉर्म देयर वर्क, दे जनरेट हीट। सो उस हीट को इक्विवेलेंट करने के लिए वी यूज कूलेंट। जैसे कि हम पानी पीते हैं वैसे ही मशीन्स भी पानी पीती हैं। सो AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी प्यासा है, वो भी पानी का प्यासा है, ठीक है। और इसके लिए जो प्योर वाटर है, प्योर फ्रेश वाटर, वो यूज होता है इन AI टूल्स इन द डेटा सेंटर्स, ताकि ये वर्क कर सके और कोई भी टेक्नोलॉजिकल फेलियर ना हो। ओके, और इसका आप एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं इन योर GS3 टेक्नोलॉजी।
टेक अ स्क्रीनशॉट देन विल मूव अहेड। कमाल की बात होगी, मतलब अब जो एआई है उसको भी प्यास लग रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी से टेक अ स्क्रीनशॉट देन वी विल मूव अहेड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2023। सो आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया recently inaugurated the National Technology Day 2023 program. The event marked the beginning of the celebration of the 25th year of National Technology Day. जो टेक्नोलॉजी डे मनाया जा रहा है वो 25वां है इस बार का, which would be held from 11 मई से लेकर 14 मई तक के बीच में। अब इसमें बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को हम लेकर आएंगे, उनको हम लोग आउटकास्ट करेंगे, उनको हम लोग दिखाएंगे, विच इज लिंक्ड टू योर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द कंट्री। जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं कंट्री में, जो भी हमने आज तक अचीव किया है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, हम उन सब चीज़ों को यहाँ पे दिखाने वाले हैं इन योर नेशनल टेक्नोलॉजी डे, विथ अ टोटल वर्थ ऑफ, इसमें कितने की इन्वेस्टमेंट है, मोर देन ₹5,800 crores. The theme of the event was School to Startups. School to Startups, igniting young minds to innovate. मतलब कि जो न्यू अपकमिंग जनरेशन है, आप और हम, वो स्टार्टअप की तरफ आगे आए और हम लोग इनोवेट करें। ये थीम आपसे स्ट्रेट अवे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये कैसे पूछा जाएगा? ऐसे कि गिव अ थीम ऑफ 25th नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो इसका आंसर है स्कूल टू स्टार्टअप्स, इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। 25th नेशनल टेक्नोलॉजी डे का ये थीम है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्लियर हो गया आप लोगों का? सो द नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2023 थीम स्कूल टू स्टार्टअप्स, इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। यंग माइंड्स टू इनोवेट। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट ये कर्नाटका से न्यूज़ आ रही है। अब न्यूज़ क्या है, कंटेंट से हमने उसको ड्राइव किया है, कहानी पे ना जाके हम न्यूज़ पे आते हैं। सो कहानी में एक टर्म लिखी थी फ्लोर टेस्ट, हम उसको समझते हैं कि वो क्या चीज़ है। सो दिस इज लिंक्ड विथ योर जीएस पेपर टू इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी। सो ये जो टर्म है, दिस इज यूज्ड मेजॉरिटी वेयर इफ देयर इज अ डाउट अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ रूलिंग पार्टी ऑफ अ स्टेट एंड दे कैन बी आस्क्ड टू प्रूव देयर मेजॉरिटी। मतलब कि किसी भी स्टेट में अगर कोई भी रूलिंग पार्टी है और उस स्टेट का वो जो चीफ मिनिस्टर है, अगर उसके ऊपर फ्लोर टेस्ट लगाया जाए, सो उनको और उनकी पार्टी को अपना मेजॉरिटी प्रूव करना होगा उस स्टेट में। अगर वो पास हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं सो दे हैव टू रिजाइन, दे हैव टू गिव देयर पावर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इन द केस ऑफ कोalition गवर्नमेंट, मतलब कि जहां पे दो या दो से ज्यादा सरकारें मिलकर सरकार बनाती हैं, वहां पे द चीफ मिनिस्टर मे बी आस्क्ड टू मूव अ वोट ऑफ अ कॉन्फिडेंस एंड विन अ मेजॉरिटी। अब मान लेते हैं कि वहां पे एब्सेंस ऑफ मेजॉरिटी हो गई, तो क्या होगा?
when there is more than an individual stake to form the government, the governor, जो गवर्नर है वहां का, may call for a special session to see क्या, who has the majority to form the government. मतलब कि अगर जहां पे एब्सेंस ऑफ क्लियर मेजॉरिटी है, जहां पे कि दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल स्टेक पर हैं टू फॉर्म द गवर्नमेंट, वहां पे जो ऑनरेबल गवर्नर हैं वो ऑनरेबल गवर्नर आके एक स्पेशल सेशन को रख सकते हैं जस्ट टू सी कि जो भी लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं वो मेजॉरिटी में गवर्नमेंट फॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है. Some legislators may be absent or choose not to vote. The numbers are then considered based only on those member of legislative assemblies who were present to vote. मतलब कि वही लोग को वोट देने की अनुमति होगी जो कि वहां पे प्रेजेंट होंगे. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट, अब इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्या रूलिंग आई है देखते हैं. सो फ्लो टेस्ट में क्या होता है, द फ्लो टेस्ट शुड नॉट बी यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. जो फ्लो टेस्ट है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता. विद इन अ पॉलिटिकल पार्टी एंड दैट पार्टी डिसएग्रीमेंट शुड बी रिजॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू द पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशन और अदर मेथड्स. अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या फ्लो टेस्ट को यूज कर सकते हैं डे टू डे जो भी मतभेद हो रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए, सो नहीं. ठीक है, जो पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पार्टी का जो मैंडेट है या अन्य मेथड, उनको यूज करके हम उन मतभेदों को दूर कर सकते हैं, ना कि फ्लो टेस्ट को यूज करके. ठीक है. अब न्यूज में एक और टर्म लिखी थी जो कि है विप. उसी न्यूज के आर्टिकल में एक विप वर्ड लिखा हुआ था स्टूडेंट्स. हम देखते हैं उसका क्या मतलब है. लेट्स सी. सो स्टूडेंट्स, विप का मतलब होता है द स्पीकर रिकॉग्नाइज द विप. पहला पॉइंट, जो स्पीकर है वो अपॉइंट करता है या रिकॉग्नाइज करता है विप को. ठीक है. हु हैज द अथॉरिटी टू लुक आफ्टर फॉर ऑल द पार्टी मेंबर्स. मतलब पार्टी में क्या, कहां पे क्या हो रहा है, क्या हाउस में उस गवर्नमेंट के लोग, मतलब जो भी वहां की गवर्नमेंट है उसके लोग क्या पूरे वहां पे उपस्थित हैं कि नहीं है किसी भी हाउस में. डे टू डे प्रोसीडिंग्स को देखना, क्या होने वाला है, नेक्स्ट एजेंडा क्या है पार्टी के लिए हाउस में, इन सब चीज को देखने के लिए एक विप होता है, एक पर्सन होता है. अब विप दो तरह के होते हैं. विप या तो कोई भी रिटन फॉर्मेट में होगा, लिखित रूप में होगा, या तो एक इंसान होगा ये चीज बोलने के लिए. सो यहां लिखा है मैंने, रेफर टू अ रिटन ऑर्डर, या तो ये होगा टू अ मेंबर्स, या तो एक डेजिग्नेटेड ऑफिशियल होगा, एक इंडिविजुअल रहेगा ऑफ द पार्टी हु इज ऑथराइज्ड टू इशू सच डायरेक्शंस. ठीक है. डायरेक्शंस का मतलब क्या है यहां पे कि हाउस में सभी मिनिस्टर्स प्रेजेंट हैं कि नहीं है, मिनिस्टर्स प्रेजेंट हैं कि नहीं है, ये सब देखने के लिए एक विप का होना जरूरी है. और ये जो हमने विप का कंसेप्ट हम लाए हैं, ये हम लाए हैं ब्रिटिश रूल से. मोस्ट इंपॉर्टेंट. एक बार इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारी न्यूज आ रही है डाउन टू अर्थ से. डाउन टू अर्थ क्या न्यूज है
aquatic animals will grow larger in size, not shrink in size in warming waters as per the study। मतलब कि स्टडी ये कह रही है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो ज़्यादा ग्रो करेंगे इन वार्मिंग वाटर और वो श्रिंक नहीं करेंगे। सो क्या हम ये चीज़ कह सकते हैं कि पानी जितना गर्म होगा, जितना वार्म होगा, वो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए उतना ही अच्छा है? देखिए, यहाँ से यू हैव टू स्टार्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग। हर एक चीज़ आपको नहीं यहाँ पे लिखी मिलेगी, आपको वो चीज़ सोचनी पड़ेगी। सो ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म योर आइडियाज़। ठीक है, अब यहाँ पे वार्म वाटर लिखा है, वार्मिंग वाटर। अब आप लोग अपने आप से ये चीज़ सोचिए कि वाह, जो वार्मिंग वाटर है वो एक्वेटिक एनिमल्स के कितना इंपॉर्टेंट है कि इसकी वजह से ये चीज़ ग्रो होगी। ठीक है, सो वार्मिंग वाटर्स विल इंक्रीज द ग्रोथ रेट्स एज वेल एज डेथ रेट्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। ग्रोथ रेट भी होगी और डेथ रेट भी होगी एक्वेटिक एनिमल्स की। ठीक है, नाउ दिस विल रिजल्ट इन अ पॉपुलेशन ऑफ यंगर बट लार्जर फिश। यंग तो होंगे लेकिन वो बड़े होंगे साइज में। ठीक है, एज पर दी स्टडी। नाउ जो स्टडी है वो ये भी कह रही है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं सच एज फिश विल श्रिंक ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। अब जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो फिशेस हैं वो और श्रिंक हो जाएंगी। ठीक है, नाउ अगर एक लेवल तक अगर वाटर वार्म रहे तो ठीक है, बिकॉज वी नो दैट न्यूट्रिएंट्स आर well dissolved in warm water। मतलब कि हल्का सा अगर गर्म होगा तो ही पानी में न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व होंगे। ओके, और वो न्यूट्रिएंट्स फिशेस या फिर एक्वेटिक एनिमल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अगर इस लेवल से ज्यादा होगा सो क्या होगा? द फिशेस विल श्रिंक। सो ये जो जनरल कंसेप्ट है ना, ये एज इकोसिस्टम बिकेम वार्मर एनिमल्स सच एज फिश विल ग्रो फास्टर। मतलब कि इकोसिस्टम जैसे जैसे गर्म होगा, एनिमल जो हैं जैसे कि फिशेस दे विल ग्रो फास्टर एट अ यंग एज। मतलब कि बहुत ही छोटी उम्र में ही जो मछलियां हैं, ठीक है, वो बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, सो फिश है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। बट रीच स्मॉलर बॉडी साइजेस एज एडल्ट्स। द प्रिडिक्शन दैट ग्लोबल वार्मिंग वुड श्रिंक फिश ओवर टाइम, स्पेशली द लार्ज एंड ओल्ड वंस। कहने का मतलब ये कि कुछ हद तक अगर हीट है तो ठीक है, अगर उसके ऊपर है सो इट विल श्रिंक इट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक बार इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। एमसीक्यू पूछा जा सकता है वार्म वाटर से रिलेटेड कि वार्म वाटर कैसे हेल्पफुल है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, कैसे यूजफुल नहीं है, क्या होता है क्या नहीं होता, ये सब। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मोका। मोका या मोचा जो बोल लो, वैसे ये मोका है। मोका कॉफी नहीं है, पहले बोल दो। दिस इज नेम ऑफ सुपर साइक्लोन। सुपर साइक्लोन। ओके, सो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो न्यूज आया है वो ये आया है कि मोका विच इज अ सुपर साइक्लोन इज डेवलपिंग इन बे ऑफ बंगाल रीजन। ओके, which has reached 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, 220 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है इस साइक्लोन ने रीच कर ली है। अब इस लेवल के बाद जो भी साइक्लोन्स होते हैं दे आर टर्म्ड एज सुपर साइक्लोन्स। ठीक है, दे आर दी सुपर साइक्लोन्स। नाउ with the maximum sustained surface wind speeds reaching
190 to 200 किलोमीटर पर आवर बिफोर लैंडफॉल। लैंडफॉल क्या होता है? कोई भी साइक्लोन अगर जमीन पे, ये लैंड है, अगर जमीन पे आ जाए तो वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे उसको मॉइस्चर नहीं मिल पाता। हमें पता है कि कोई भी साइक्लोन को जनरेट करने के लिए मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, हम जानते हैं कि वाटर बॉडीज के ऊपर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, वही लैंड पे मॉइस्चर कम होता है। सो जैसे ही साइक्लोन लैंड पर आएगा वो कम हो जाएगा, बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर इज लेस ऑन लैंड एज कंपेयर टू योर सीज और ओशियन बॉडीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब साइक्लोन की बात हो रही है, सो यहाँ पे साइक्लोन्स दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज योर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, सेकेंड इज योर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। देखते हैं क्या है ये। सो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है ना गाइस, ये बनते हैं आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। इन दोनों बीच में जो साइक्लोन्स बनते हैं इनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। क्यों? क्योंकि ये ट्रॉपिक रीजन में बनते हैं। दिस इज द ट्रॉपिक रीजन, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब ये जो अकर होते हैं, ये अकर होते हैं आपके टेम्परेट जोन्स में एंड हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स में, ऑल्दो दे आर नोन टू ओरिजिनेट इन द पोलर रीजन्स। ये जो साइक्लोन्स हैं they originate in the temperate zones and on high altitudes, आपसे ये चीज क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो कहाँ फॉर्म होते हैं? दे आर फॉर्म्ड इन द टेम्परेट जोन्स एंड इन द हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स। और वहीं जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं दे आर फॉर्म बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। सो दे आर वॉलेंट स्टॉर्म्स, ये बहुत ही ज्यादा भयानक और भयंकर स्टॉर्म्स होते हैं, बहुत तूफान लाते हैं ये। दैट ओरिजिनेट ओवर ओशियंस इन ट्रॉपिकल एरियाज। ट्रॉपिकल एरियाज क्या होते हैं? बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन दोनों के बीच में जो होता है वो होता है ट्रॉपिकल रीजन। और ये मूव करते हैं टुवर्ड्स द कोस्टल एरियाज। मतलब कि अगर मैं इंडिया का मैप ड्रॉ करूं, सो ये जो एरिया है ना, ये वाला, दीज आर योर कोस्टल एरियाज। और ये जो कोस्टल एरियाज हैं इन पे आके ये जो साइक्लोन है वो लैंडफॉल करता है और इसके बाद बहुत ही ज्यादा ये डिस्ट्रक्शन भी कॉज करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दिस ब्रिंग्स वॉलेंट विंड्स, वेरी हैवी रेनफॉल एंड स्टॉर्म सर्जेस। मतलब कि बारिश बहुत ज्यादा और हवाएं बहुत तेजी लेकर आता है। नाउ जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं दे आर द मोस्ट डिवास्टेटिंग नेचुरल कैलामिटीज इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा तबाही वाला जो है नेचुरल कैलामिटीज वो है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ओके, और ये ओरिजिनेट कहां से होते हैं? दे ओरिजिनेट एंड इंटेंसिफाई ओवर द वार्म ट्रॉपिकल ओशियंस। ये वार्म ट्रॉपिकल ओशियंस के ऊपर ये ओरिजिनेट होते हैं। द कंडीशन आर, पहला 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए किसी भी ओशियन का। अगर बात करूं सो जो तापमान है वो 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स भी होना चाहिए। दिस इज अ फोर्स विच इज गिवन बाय द
earth's by the earth, force exerted by the earth, इसको हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्मॉल वेरिएशंस इन वर्टिकल विंड स्पीड, मतलब कि हल्की फुल्की अगर विंड की वेरिएशन है, जो हवा का जो यहाँ वहाँ का जो डायरेक्शन है, अगर उसमें बदलाव हो तो भी एक तरह से ये साइक्लोन को इंटेंसिफाई कर देता है। विच साइक्लोन्स? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। नाउ नेक्स्ट, अ प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन, अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम। सो इन सब चीजों की वजह से जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग हो जाता है। ठीक है, सो ये आज के हमारे कुछ द हिंदू के करंट अफेयर्स थे। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज गिव अ थम्स अप, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लेट्स मेक दिस सेशन मोर इंटरेक्टिव। लेट्स शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपका कोई भी डाउट है सो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं और मेरी टीम कमेंट्स को रीड वहाँ पे करेंगे और हम लोग आंसर्स भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं गाइस हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग एज वेल, टेक केयर।